हेलो प्यारे बच्चों, तो हम लोग फलन के बारे में आगे की स्टडी कर रहे थे। तो हम लोगों ने उसमें सीखा एकाकी और बहु एकाकी फलन, अंतःक्षेपी और आच्छादक फलन। हम लोगों ने बहु एकाकी और एकाकी को निकालने के लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रखा था वो रखा था प्रांत, और अंतःक्षेपी और आच्छादक यानी ऑनटू और इनटू को चेक करने के लिए हमने जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रखा था वो था सहप्रांत और परिसर। और अगर आपको वन वन और मैनी वन चेक करना है तो आपको डोमेन के रेफरेंस में चेक करना पड़ेगा। इसके लिए जो हमने विधि का इस्तेमाल किया था वो तीन था। पहला x1 और x2, आप दो अवयव लेते थे और f of x1 बराबर f of x2 का अगर एक हल आता था x1 बराबर x2 तो हम बोलते थे वो एकाकी है, और यदि उसका हल x1 बराबर x2 के अलावा और भी आ जाते थे तो हम बोलते थे कि वो फलन बहु एकाकी हो गया। दूसरा मेथड उसके अंदर हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि हम उसका ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बनाने के बाद x अक्ष के समांतर रेखाएं खींचेंगे। यदि समस्त रेखाएं जो हमने खींची हैं वो अधिकतम एक बार आपके वक्र को मिल सकती हैं तो हम बोलेंगे कि वो एकाकी फलन है, और एक से अधिक बार कोई एक भी रेखा यदि एक से अधिक बार मिल जाती है तो वो बहु एकाकी है। इसके बाद हमने उन प्रश्नों की बात करी थी जो प्रश्न ग्राफिकली नहीं सॉल्व हो सकते हैं लेकिन उनको अवकलन किया जा सकता हो। तो हमने कहा था उनके अवकलन के लिए हमने 5 कंडीशनें बना दी थी। 5 कंडीशनें क्या थी? यदि आपका डी सदैव आप मान लीजिए डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं, और जो अवकलन आपका निकल के आता है, जो अवकलन में जो व्यंजक आपको प्राप्त होता है, यदि वह व्यंजक सदैव धनात्मक मान दे अपने प्रांत में, जो आपका फलन का प्रांत है उसके प्रांत में, या सदैव ऋणात्मक मान दे, या वो शून्य हो जाए किसी बिंदु पर परंतु अपना चिन्ह चेंज ना करे, मतलब किसी एक बिंदु पर वो dy बाय dx क्या हो गया? शून्य हो गया, लेकिन उसके बाद वो अपना चिन्ह नहीं बदल रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो एकाकी फलन है। और 2 केस जो हमने बनाए थे बहु एकाकी के लिए वो क्या थे कि यदि आपका फलन dy बाय dx, आपका जो dy बाय dx आ रहा है, dy बाय dx चिन्ह परिवर्तन नहीं कर रहा है परंतु वो शून्य किसी अंतराल में हो रहा हो तो वह फलन बहु एकाकी है। और यदि आपके dy बाय dx ने अपने दिए गए प्रांत में चिन्ह का परिवर्तन कर लिया तो भी वह बहु एकाकी है। तो 5 केसेस में हमने एकाकी और बहु एकाकी समझ लिया था। और जब हमने बात करी थी किसकी? आच्छादक और अंतःक्षेपी की, तो हमने उसमें कोई मेथड नहीं बात करी थी। हमने सिर्फ ये कहा था कि जो भी फलन का आपको प्रांत दिया गया है उस प्रांत को आप सहप्रांत के साथ तुलना कराएं। यदि आपका प्रांत और सहप्रांत दोनों बराबर है, आपका प्रांत और सहप्रांत दोनों बराबर आ गए तो आप बोलेंगे कि वो आच्छादक है, और यदि वो आच्छादक नहीं है तो निश्चित तौर पर वो अंतःक्षेपी होगा। ठीक है, अगर मैं इन बातों को एक बार फिर से समराइज करने की कोशिश करूं तो मैं क्या बोलूंगा आपसे? मैं आपसे बोलूंगा कि यदि आपका फलन, देखिए पहला केस अपन ले रहे हैं, मैं सारे केसेस पहले एकाकी और एकाकी के और बहु एकाकी के देखूंगा। मैंने कहा आपका ये फलन है, आपका ये ग्राफ है, मान लीजिए यहां पर x अक्ष है, यहां पर आपका y अक्ष है। ठीक है, आपने बोला कि हमने सर प्रांत जो लिया है वो x बराबर a से और हम x बराबर b के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, x बराबर a से या x बराबर b में क्या हो रहा है कि आपका जो वक्र है वो निश्चित तौर पर कुछ ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि किसी भी बिंदु पर जो आपका dy बाय dx आने वाला है वो निश्चित तौर पर क्या आने वाला है? ग्रेटर देन 0, यानी a से b के अंतराल में जो आपका फलन दे रखा होगा y बराबर f of x, उसका dy बाय dx इस केस में कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो जब पॉजिटिव आएगा तो ये एक वर्धमान फलन होगा, और x अक्ष के समांतर रेखाएं इसको कितनी बार काटेगी? एक बार काटेगी। ठीक है, हमने कहा दूसरा केस ले लेते हैं हम, क्योंकि 5 ही केस डिस्कस करना है मुझे। मैंने कहा आपका क्या हो केस? x बराबर a से चले हम, x बराबर b पर चले हम, वक्र आपका ऐसे आ जाए। इस केस में आप देखेंगे कि हर एक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर आपका dy बाय dx क्या आ रहा है? लेस देन 0 आ रहा है। तो आप बोलेंगे कि सर वक्र के प्रत्येक बिंदु पर ये, क्योंकि ये एक हासमान फलन है, तो x अक्ष के समांतर में जितनी भी रेखाएं खींचूं वो वक्र के प्रत्येक बिंदु पर एक ही बार मिल पाएगी, एक से अधिक बार नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तीसरा केस जो हमने बोला था वो क्या था कि मान लीजिए आपका वक्र कैसा है? आपका वक्र आया a से b के बीच में, आपको एक वक्र बनाना है x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b के बीच में, और आपका वक्र चला यहां पर, वो dy बाय dx को शून्य कर लिया, फिर वो ऊपर चला गया, फिर उसने dy बाय dx को शून्य कर लिया, फिर वो ऊपर चला गया। अब यहां क्या हो रहा है बेटा? इस जगह पर आपका dy बाय dx पॉजिटिव आ रहा है। इस केस में आपका dy बाय dx यहां पर कितना आ जाएगा? dy बाय dx शून्य आ गया। फिर आपका इस बिंदु पर भी dy बाय dx पॉजिटिव है, और इस केस में आपका dy बाय dx फिर से क्या आ गया? शून्य आ गया। मान लीजिए इस पॉइंट पर आपका dy बाय dx शून्य आ गया,
इस पॉइंट पर आपका dy by dx शून्य आ गया, परंतु बाकी किसी भी बिंदु पर dy by dx अपना चिन्ह परिवर्तित नहीं कर रहा है, धनात्मक है तो धनात्मक ही चल रहा है, कुछ बिंदुओं पर वो शून्य हो गया है। ठीक है, या आपका वक्र कुछ ऐसा आ जाए कि आपका फलन यहां से गिरा नीचे आया, फिर यहां से वापस नीचे आया, फिर ऐसे चला गया, तो अपन बोले कि x इक्वल टू ए ये रहा, x इक्वल टू बी रहा। तो आप देखेंगे कि हद से हद dy by dx किसी एक बिंदु पर क्या बन रहा है, शून्य बन रहा है, लेकिन बाकी सब जगह dy by dx कैसा है, dy by dx ऋणात्मक है। तो हम बोलेंगे कि ये फलन भी कैसा है, एकाकी है, क्योंकि x अक्ष की समांतर रेखा है, इसको कितनी बार काटेगी, एक बार। परंतु ये आपके वो तीन केस हो गए, पहला केस हमेशा पॉजिटिव का, दूसरा केस हमेशा नेगेटिव का, तीसरा केस कि dy by dx कुछ बिंदुओं पर शून्य तो बन रहा है, परंतु dy by dx का चिन्ह परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आप केस ले लें ऐसा कि मान लीजिए x इक्वल टू ए से लेकर के और x इक्वल टू बी के बीच में आप फलन को लेके चले, यहां से गए, इस बिंदु से आपका dy by dx ऐसा गया और ऊपर चला गया। अब आप देखेंगे कि यहां पर आपका dy by dx कैसा है, ग्रेटर देन 0, यहां पर भी dy by dx कैसा है, ग्रेटर देन 0, परंतु इस अंतराल में इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपका dy by dx क्या आ गया, शून्य। तो अगर आपका dy by dx किसी अंतराल में शून्य आ गया तो आपका यह फलन क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा, बहु एकाकी हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड मैनी वन। और अगर हम कहें कि आपका x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी में आपका फलन पहले तो मान लीजिए क्या हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे भी आया, उसको दोबारा मान लेते हैं, x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी में मान लीजिए फलन यहां से शुरू हुआ, ऐसे गया, वापस नीचे आ गया, ऊपर गया, वापस नीचे आ गया, यहां पहुंच गया। तो आप देखेंगे कि इस बिंदु पर dy by dx आपका कैसा है, धनात्मक, क्योंकि फलन वर्धमान है। इस बिंदु पर dy by dx कैसा है, ऋणात्मक, क्योंकि हासमान है। और इस बिंदु पर आपका dy by dx क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो अब अगर x अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे तो आप निश्चित तौर पर वक्र को एक से अधिक बार काटेंगे, और जब एक से अधिक बार कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी मैनी वन हो जाएगा। तो आपको ये ग्राफिकली भी समझ में आया, और ग्राफिकल अप्रोच से ही हमने अवकलन विधि का को चुनाव किया कि उसको ये रूल बनाने पड़ेंगे, तब ये एकाकी या बहु एकाकी के बारे में बात करेगा। अब कल जो हमने प्रश्न किए थे उन प्रश्नों को अब आगे की तो और बढ़ाते हैं और कुछ और अच्छे सवाल करते हैं, जिसके अंदर कुछ सवाल अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं और कुछ उन्हीं के पैटर्न पर आ चुके हैं। तो हम देखें कि उन सवालों को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल देखें, क्वेश्चन दे रखा है कि f -1 से 1 है, यह आपका प्रांत हो गया, और -1 से 1 में आपका सहप्रांत हो गया, सहप्रांत उसने दिया है, और f ऑफ x बराबर आपको क्या दे दिया गया है, sin 2x दे दिया गया है। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि इसको कैसे करें हल। देखिए, इसको मैं दोनों विधियों से हल करके दिखाऊंगा आपको, मैं इसको ग्राफिकली भी करके दिखाऊंगा और मैं इसको अवकलन विधि से भी करके दिखाऊंगा। चुनाव आपको करना है, आप फ्री है, दोनों ही मेथड अपने आप में अच्छे हैं। आप जिसमें ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल पाते हैं, आप जिसमें ज्यादा अपने आप को आप आसानी से समझ पा रहे हैं, आप उस मेथड को अप्लाई करें। मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूं अवकलन विधि को। क्यों करता हूं, क्योंकि अवकलन करना मेरे लिए आसान काम है, अवकलन मुझे बहुत अच्छे से आता भी है और ये हर बच्चे को बहुत प्यार से समझ में आता है, और हम उसे चिन्ह ही तो देखना है कि धनात्मक होगा या ऋणात्मक। तो अब इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले मैं इस मेथड को करता हूं ग्राफिकल। ग्राफिकली जब मुझे इसे करना है, मैं इसको सबसे पहले किस मेथड से कर रहा हूं, ग्राफिकली कर रहा हूं। अब देखो, अपन को बहुत यूज होगा किसका, हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ा। मैं सबसे पहले चाहता हूं आपसे कि आप sin 2x का ग्राफ बनाएं। अब अगर आप sin 2x का ग्राफ बनाएंगे तो देखिए, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। मैंने आपको ये पहले भी बताया था। मैंने ये sin 2x का ग्राफ ऐसे बनाया, ये बना दिया। ठीक है, ये मेरा ग्राफ बना, किसका, sin 2x का। अभी मैंने नामकरण नहीं करा, मैं तो इसको π/2 लिख रहा हूं, फिर पाई लिख रहा हूं, फिर 3π/2 लिख रहा हूं और फिर 2π लिख रहा हूं। ये आ गया मेरा 0, ये आ गया मेरा -π/2, ये आ गया मेरा -π, ये आ गया मेरा -3π/2 और ये आ गया मेरा माइनस का 2π, और ये निश्चित तौर पर 1 है और ये -1 है। अब आप बोलोगे कि सर ये ग्राफ तो आपने y बराबर sin x का बनाया। मैंने कहा बिल्कुल सही, क्योंकि मुझे किसका बनाना है, sin 2x का ग्राफ बनाना है। तो sin 2x के ग्राफ के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपसे बोलूंगा कि प्रत्येक अंक पर 2 से विभाजन कर दें। मैंने आपको यही सिखाया था कि अगर f ऑफ ax दे रखा हो, आपको अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना हो f ऑफ ax का, तो वो ग्राफ क्या होगा, या तो
कंप्रेस होगा या स्ट्रेच होगा, किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अनुदिश होगा, ठीक है। और कितनी इकाई से होगा, एक इकाई से होगा। तो अब यहां पर क्योंकि 2 है तो आप क्या करें, ग्राफ sin 2x का बनाने के लिए हर एक अंक को 2 से विभाजित करते चले, तो जहां π/2 आएगा वहां आपको π/4 दिखेगा, पाई की जगह π/2 दिखेगा, 3 π/2 को अगर भाग करेंगे तो 3 π/4 दिखेगा, और यहां कितना आ जाएगा, 2 π/2 आ जाएगा। तो कट के कितना बचा, पाई बचा आपका। ऐसे इधर पीछे आ जाएंगे तो ये माइनस का π/4 हो जाएगा, ये माइनस का π/2 हो जाएगा, ये माइनस का 3π/4 हो जाएगा, और ये आपका 2 और 2 कट के ये माइनस पाई आ जाएगा। तो हमने किसका ग्राफ बना लिया, अगर आप देखें तो अब ये ग्राफ बन गया है किसका, sin 2x का। मैं इसको एक बार ओवरराइट कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो। π/4 है, ये वाला π/2 है, ये वाला आपका 3π/4 बन गया, और ये वाला आपका सिर्फ पाई बन गया, ठीक है ना। ऐसे इधर कितना आ गया, माइनस का π/4 आ गया, यहां पर माइनस का π/2 आ गया, यहां माइनस का 3π/4, और यहां पर ये सब कट गया, और यहां पर सिर्फ माइनस का पाई रह गया। तो ये जो आपका आलेख बना वो किसका बन गया, sin 2x का आलेख बन गया, ठीक है। अब मुझे क्या कहा गया कि आप sin 2x का प्रांत भी सुनिश्चित करें। अब sin 2x के लिए जो प्रांत आ रहा है वो -1 से 1 आ रहा है। अब जरा देखें बेटा, -π/2 जो मान है आपका, या जो π/2 मान है, ये निश्चित तौर पर क्या है, 1.57 है। अगर अपन बात करें कि इस π/2 का मान क्या होगा, तो अपन बोलेंगे इस π/2 का मान क्या है, 1.57 होता है। पाई का मान लगभग 3.17 अपन मानते हैं, तो इसका मान लगभग 1.57 के बराबर आ रहा है। तो निश्चित तौर पर जो आपका इनपुट है -1 से 1, वो आपको कहां से कहां तक मिलेगा, माइनस ये π/4 से आगे आ जाएगा, और आपका 1 जो होगा वो निश्चित तौर पर यहां कहीं आ जाएगा। यानी आपका जो आलेख बनने वाला है वो यहां तक जाने वाला है, इसके आगे पीछे नहीं सरकेगा, ठीक है। इसके बाद का ग्राफ से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, -1 जब आप लेंगे तो -1 कहां आएगा, -1 अंक यहां आ जाएगा, और आपका जो आलेख होगा वो यहां से लेके और यहां तक गया। जो हमने ये डार्क किया, ये एरिया जो है ये हमारा ग्राफ है। इसके बाद का एरिया हमको नहीं लेना है, क्योंकि वो हमारे प्रांत की वजह से ग्राफ बनेगा ही नहीं। आपका ये ग्राफ बन गया, बस इतना सा। अब आप देखें कि यदि मैं एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं खींचूं, एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं खींचूं, तो जैसे मैं एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचूंगा तो ये मेरे वक्र को 2 बिंदुओं पर काट गया यहां पर, ठीक है ना। ऐसे ही मेरे यहां पर जो रेखा खींचूंगा वो कितनी बार कटेगा, वो 2 बार काट देगा। तो निश्चित तौर पर मेरा जो फलन है वो कैसा है, मैनी वन है, यानी बहु एकाकी तो निश्चित है। अब बात करनी है कि ये अंतःक्षेपी है या आच्छादक है, ठीक है। अब आप देखें sin 2x है, अगर आप ग्राफिकली देखें तो इस ग्राफ पर ये पॉइंट अचीव हो रहा है, बोलो -1 आ रहा है और 1 आ रहा है। तो अगर sin 2x का मैं परिसर बोलूं इस प्रांत के अनुसार, तो अभी भी इसका परिसर कितना आ रहा है, -1 से 1 आ रहा है, और -1 से 1 ही इसका क्या दिया हुआ है, सहप्रांत भी दिया हुआ है। तो हम बोलेंगे क्या कि ये फलन जो है वो क्या है, ऑनटू है। इसका मतलब अगर अपन से बोले तो क्या है ये फलन, ये फलन है बहु एकाकी और आच्छादक, बहु एकाकी और आच्छादक फलन। ये अप्रोच आपने कौन सी आप लगाई बेटा, जब आप जा रहे हैं ग्राफिकल अप्रोच पे, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप ग्राफिकल अप्रोच पे ना जाकर के किस पर चले, अपन अवकलन विधि पर चलते हैं, ठीक है। मैंने कहा ये ग्राफिकल, मान लीजिए आपको ग्राफ बनाना नहीं आया किसी का, तो क्या करेंगे, तो हम अवकलन विधि से चलेंगे। हमने अपना प्रांत फिक्स कर रखा है कि प्रांत कितना है, -1 से 1। अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। y बराबर मैंने क्या निकाल दिया, sin 2x का डिफरेंशिएशन आएगा 2 टाइम्स ऑफ cos 2x, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ cos 2x मेरा क्या आ गया, dy/dx आ गया, किसका, मेरे जो फलन मुझे दिया गया है उसका, ठीक है। अब 2 cos 2x को अपन कैसे चार्चे, तो आप देखो cos 2x के अंदर जब आप x का मान -1 से 1 दोगे तो आपके cos को जो इनपुट मिलने वाला है वो निश्चित तौर पर -2 से 2 मिलने वाला है। इस cos के अंदर 2x बैठा हुआ है, आपने x को -1 से 1 दिया तो cos को क्या मिलेगा, cos को तो -2 से 2 इनपुट मिलेगा। अब फटाफट cos x का ग्राफ बना के देख लो बेटा। cos x का ग्राफ जब आप बनाते हैं तो cos x का ग्राफ कुछ ऐसे और कुछ ऐसे चला जाता है। ये पॉइंट कितना होगा आपका, ये पॉइंट होगा आपका 0, ये पॉइंट होगा आपका π/2, ये पॉइंट होगा आपका पाई, ये पॉइंट होगा 3π/2, ऐसे आगे जा रहा है तो यहां पर आ जाएगा -π/2 और -π, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि आपको मेरे को कहां से कहां तक जाना है, तो 1.57 तो π/2 हो गया। इसका मतलब आपको निश्चित तौर पर 2 यहां मिलेगा, और अगर ऐसा है तो आपका ये जो -π/2 और -π इसके बीच में आपको क्या मिल जाएगा,
यहां कहीं पर -2 मिलेगा। तो आप cos का ग्राफ कहां से कहां तक देख पा रहे हैं, यहां से लेकर के और cos 2 का ग्राफ यहां तक। अब इसमें आप देखें कि क्या cos का मान धनात्मक आ रहा है, आप बोलोगे यस सर cos का मान धनात्मक आ रहा है। मैं पूछूंगा क्या cos का मान ऋणात्मक भी आ रहा है, आप बोलोगे हां सर, यहां से लेके यहां तक जो cos का मान आ रहा है वो ऋणात्मक भी आ रहा है। यानी आपका जो dy/dx है वो धनात्मक मान भी दे रहा है और ऋणात्मक मान भी दे रहा है। इसका मतलब -1 से 1 के प्रांत में जब x का बिलोंग -1 से 1 चल रहा है तो मेरा जो dy/dx है वो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों तरफ जा रहा है। इसका मतलब वो अपना चिन्ह जो है वो परिवर्तित कर रहा है, और अगर वो परिवर्तित कर रहा है तो निश्चित तौर पर मेरा जो फलन होगा वो मैनिवन होगा, बहुएकाकी होगा। और चूंकि अब मैं इसका परिसर की देखने की बात करूंगा तो परिसर तो आप जानते हैं कि sin 2x का परिसर कितना आएगा, -1 से 1 आ रहा है। तो आप बोलोगे कि सर ये ऑन टू फलन भी है। तो आपको चेक करने के लिए जो भी मेथड पसंद है आप उसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपको अवकलन अच्छे से आता है या आपको ग्राफ अच्छे से आता है। और कैलकुलेशन करते वक्त बहुत संयमता के साथ कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि आपको चिन्हों को देखना है कि चिन्ह परिवर्तित हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जो मोटिव है, जो हमारा उद्देश्य है अवकलन करने वाली विधि में, ग्राफिकली तो आप समझ ही गए। अब मैं बात करूं कि आपको अवकलन विधि में क्या करना है, तो जो आपका अवकलज आएगा, जो आपका डिफरेंशिएशन के बाद जो आपका व्यंजक आएगा, आपको दिए गए प्रांत में उसके चिन्ह के बारे में बात करनी है। ठीक है, आसान से सवाल है, एक और सवाल ट्राई करते हैं अपन। जैसे मान लीजिए ये वाला सवाल आया, f रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, f ऑफ x बराबर आपको दे दिया x³ - 2x² + 5x + 3। अब इस सवाल को कैसे करें, अगर ये देखा जाए तो क्या मुझे इसके मूल प्राप्त हो जाएंगे, मुझे पता नहीं कि क्या क्यूबिक के मैं मूल निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता हूं, और मेरे पास उतना वक्त भी नहीं है। तो मैंने फटाफट देखा कि इसका प्रांत r दे रखा है और परिसर भी सप्रांत भी r दे रखा है। अब मैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करूंगा, मैं जाऊंगा सीधा ग्राफिकल। कैसे, मैं निकालता हूं इसका dy/dx। सबसे पहले जब मैं इसका dy/dx निकालूंगा तो मुझे इसका dy/dx मिलेगा 3x² माइनस का 4x और प्लस का 5, यानी एक द्विघात व्यंजक मुझे प्राप्त हो गया dy/dx निकालते 3x² माइनस 4x प्लस 5। अब 3x² माइनस 4x प्लस 5 जब मुझे प्राप्त हो गया तो मैं क्या करूंगा, x बिलोंग्स टू r पर इसके चिन्ह के बारे में बात करूंगा। अब मैंने देखा कि इस द्विघात का अगर आप d निकालेंगे तो वो आएगा 16 माइनस 4 × 3 × 5, यानी निश्चित तौर पर आपका d कैसा आ गया, ऋणात्मक, और a कैसा आ रहा है, धनात्मक। अब अगर आप जानते हैं कि किसी द्विघात का d ऋणात्मक है और a धनात्मक है तो x के सभी वास्तविक मानों के लिए वह द्विघात सदैव धनात्मक यानी पॉजिटिव मान देगा। यह हम जानते हैं कि यदि किसी द्विघात का d ऋणात्मक हो और a धनात्मक हो तो x का आप कोई भी वास्तविक मान डाल लें वो सदैव कैसा मान देने वाला है, धनात्मक देने वाला है। इसका मतलब आप निश्चित तौर पर यह बात बोल पा रहे हैं कि dy/dx कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब अगर dy/dx ग्रेटर देन 0 है अपने पूरे प्रांत में तो आप निश्चित तौर पर बोलेंगे कि आपका फलन कैसा हो गया, 1 1 हो गया। अब ये तो क्लियर हो गया कि ये 1 1 है। अब हमने बात करी थी, देखो थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था हमने, पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा था, तो उसमें मैंने क्या बोला था, यदि x बिलोंग्स टू r है और आपके पास एक बहुपदीय फलन है जो किस कोटि का है, विषम कोटि का है। अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, ऑड है, एक विषम कोटीय बहुपदीय फलन आपके पास है, तो उसका परिसर x बिलोंग्स टू r पर जो परिसर होता है वो भी y बिलोंग्स टू r होता है। यानी कि मैं ये बोलूंगा कि मेरे फलन का जो परिसर आ रहा है वो परिसर भी क्या होगा, वो परिसर भी r होगा, क्योंकि क्यूबिक है। आप जैसे ही माइनस अनंत की तरफ जाएंगे ये वाला इतना तेजी से नीचे जाएगा कि ये बाकी कोई भी धनात्मक और ऋणात्मक इसको रोक नहीं पाएंगे। तो माइनस अनंत पर ये कहां पहुंच जाएगा, माइनस अनंत की तरफ पहुंच जाएगा। धनात्मक अनंत जब डालेंगे तो आप इसका मान कहां की तरफ भागना चालू कर देगा, बहुत तेजी से, क्योंकि ये जितना तेजी से बढ़ेगा बाकी लोग उतनी तेजी से ना घट सकते हैं ना बढ़ सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ये बहुत तेजी से बढ़ करके और अपने आप को प्लस इन्फिनिटी की तरफ भी ले जाएगा। तो आपका जो रेंज आएगा वो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आएगा। अब मैंने देखा कि जो मेरा परिसर है वो परिसर निश्चित तौर पे मेरे सहप्रांत के बराबर आ रहा है, तो मैं बोलूंगा कि मेरा फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। तो मैं बोलूंगा कि मेरा फंक्शन आ गया 1 1 और ऑन टू।
यानी एकाकी और आच्छादक। इंग्लिश में वन वन और ऑन टू अगर एक साथ आ जाए बेटा तो उसका एक नाम और होता है जिसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। मैं इसे बता देता हूं आपको कैसे होता है। वन वन को इंग्लिश में बोला जाता है इंजेक्टिव। अगर आप कोई बुक रेफर कर रहे हो कभी या कुछ आ जाए तो इंजेक्टिव, और अगर आपका ऑन टू फंक्शन है तो उसको हम बोलते हैं सर्जेक्टिव। और अगर आपका वन वन प्लस ऑन टू हो जाए यानी इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव हो जाए तो उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। तो इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव क्या होता है? बाइजेक्टिव होता है। ठीक है, अब इसी तरह का एक और सवाल अपन ट्राई करते हैं। मान लीजिए आपका सवाल आया एफ रियल नंबर टू रियल नंबर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17। अपन इसे ट्राई करते हैं। ठीक है, कैसे? मैं फिर से वही काम करता हूं। मैं अपना पहले y लिख लेता हूं। क्या है मेरा y है 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 18x और प्लस का 17। मैंने इसका डिवाइड बाई dx निकाला। जब मैं इसका डिवाइड बाई dx निकालूंगा तो वो मेरे पास आएगा 6x स्क्वायर माइनस का 12x और माइनस का 18। इसको मैं कॉमन ले सकता हूं 6, तो मेरे पास आएगा x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 3। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस द्विघात का जो d है वो धनात्मक है। अगर किसी द्विघात का d धनात्मक होता है तो हम बोलते हैं कि अगर आप x बिलोंग्स टू r लोगे तो x के कुछ मानों के लिए, अगर इसका द्विघात है और अगर अपन इस द्विघात का अगर मूल देखेंगे तो इसका एक मूल तो आ जाएगा मेरे ख्याल से 3। देखें 9, एक तो x का मूल आएगा 3। मैं सिर्फ इस द्विघात का ग्राफ बना रहा हूं बेटा, ध्यान रखना है ना। मैंने कहा कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, तो x का एक मूल 3 आएगा और एक मूल जो आएगा वो -1 आएगा। ठीक है, तो आपने एक मूल -1 रखा और एक मूल यहां 3 रखा, और क्योंकि a धनात्मक है तो आपका जो ग्राफ जाएगा वो कुछ ऐसे निकल जाएगा। अब आप देखें कि अगर आप -1 से लेकर 3 के बीच में x का कोई भी मान लेंगे तो आपका द्विघात ऋणात्मक मान देने वाला है। 3 से बड़ा कोई भी मान लेंगे तो वो धनात्मक देने वाला है। 3 डाल देंगे तो वो 0 देने वाला है। इसका मतलब आपका जो dy बाई dx है, dy बाई dx जो है वह चिन्ह परिवर्तित कर रहा है। वो क्या कर रहा है? चिन्ह परिवर्तित कर रहा है। अब अगर इसने चिन्ह परिवर्तित करा तो निश्चित तौर पर मैं बोल पाऊंगा कि ये मेरा फलन जो है वो मैनी वन है, यानी बहु एकाकी है। ये बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, क्योंकि dy बाई dx ने क्या कर दिया? चिन्ह बदल दिया। तो d धनात्मक आ गया था, तभी मैं समझ गया था कि ये ग्राफ क्या करेगा, ये x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटेगा। जब ये परवल है, क्योंकि द्विघात है तो परवलय है, तो अगर ये परवल है या ये द्विघात x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटेगा तो निश्चित तौर पर मेरे क्वाड्रेटिक का ग्राफ यानी मेरे द्विघात का जो ग्राफ होगा वो कुछ हिस्सा x अक्ष के नीचे रखेगा जहां y ऋणात्मक होता है, कुछ हिस्सा x अक्ष के ऊपर रखेगा जहां y धनात्मक होता है, और 2 ऐसे बिंदु जरूर आएंगे जहां पर मेरा y 0 भी हो जाएगा। और ये क्या है? ये मान किसका आ रहा है? ये इस द्विघात का आ रहा है। और ये द्विघात क्या है? ये मेरे ओरिजिनल फंक्शन का dy बाई dx है। तो मेरा dy बाई dx चिन्ह बदल रहा है, और अगर मेरे dy बाई dx ने चिन्ह बदला तो निश्चित तौर पर जो मेरे को फलन दिया गया है वो मैनी वन हो जाएगा। ये हमने रूल में पढ़ रखा है। ठीक है, अब हम बात करें फिर से वही बात, क्या ये विषमघातीय बहुपदीय फलन है? बिल्कुल है। अगर विषमघातीय बहुपदीय फलन है और जिसका प्रांत आपको क्या दे रखा है? r दे रखा है। आपका प्रांत क्या दे रखा है? आपको r दे रखा है। तो इसका परिसर भी क्या होगा? इसका परिसर भी r होगा। तो हम बोलेंगे कि f ऑफ x का परिसर r है और इसका सहप्रांत भी क्या है? r है। तो हम बोलेंगे अगर परिसर r आ गया और सहप्रांत भी r है तो हम बोलेंगे कि फलन कैसा है? ऑन टू है। तो हम बोल देंगे कि हमारा फंक्शन कैसा हो गया? मैनी वन और ऑन टू हो गया। तो अभी आप समझ पा रहे हैं, मैंने 3 सवाल करके देखे और मैंने तीनों सवाल में अवकलन विधि का प्रयोग करा, क्योंकि पहले वाले में तो मैं sin 2x का ग्राफ बना सकता था, लेकिन बाकी 2 जो ग्राफ थे उसमें मैं इनका ग्राफ बनाने के लिए असक्षम था, क्योंकि मुझे इनके मूल नहीं मिल रहे थे। मूल मिलता तो मुझे पता चलता। हालांकि जब हम इस अध्याय के बिल्कुल अंत में पहुंच जाएंगे तो मैं आपको अवकलन विधि द्वारा ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं वो भी सिखाऊंगा।
तब तक के लिए तो हमें यह समझना पड़ेगा कि अवकलन विधि ही सही है। देखिए जब मैं ग्राफ बनाने वाला हूं तो भी मैं अवकलन का ही इस्तेमाल करने वाला हूं, तो हम अवकलन विधि को डायरेक्ट ही यूज करें। ठीक है, दूसरा समझो, हम जब परिसर निकालते थे तो मैंने परिसर निकालने के लिए आपको दो मेथड बताए थे, जिसमें पहला मेथड ही अवकलन विधि का था, जहां मैंने क्या बोला था कि आप देखो कि वो धनात्मक है dy by dx या ऋणात्मक है, तो वहां पर भी मैं किसका इस्तेमाल कर रहा हूं, अवकलन का कर रहा हूं। तो निश्चित तौर पर हमको पहले अवकलन पर बहुत अच्छे से कमांड लानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन की मदद से अपना 1 और मैनी 1 और ऑन टू और इनटू के लिए रेंज को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल देखें। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो f है वो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या तक है, यानी आपका प्रांत वास्तविक है और आपका सहप्रांत भी वास्तविक है, और आपको फलन दे रखा है 2 mod x माइनस 2 की पावर माइनस x। अब आप अवकलन नहीं कर सकते हैं अभी तो, क्यों? क्योंकि मापांक जो होता है, मॉडुलस जो होता है, वह क्या करता है, आपको एक कर्व शेप में शार्प कॉर्नर लेके आता है, आपके वक्र में एक तीखा नुकीला कोना लेके आने की कोशिश करता है, जहां पर आपका फलन जो होता है वो अवकलनीय होगा या नहीं होगा ये चेक करना पड़ता है। तो हम इस परेशानी से बचने के लिए क्या करते हैं, इसको सबसे पहले केस बना करके सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपसे बोला कि सबसे पहले केस ले लेते हैं, केस 1। अब केस 1 क्या आएगा? केस 1 में मैंने बोला कि मैं x के मानों को ऋणात्मक ले रहा हूं, यानी मैंने x को बोल दिया लेस देन 0। अब अगर x का मान अगर ऋणात्मक है तो हम जानते हैं कि जो हमारा फलन बनेगा f ऑफ x वो बनेगा 2 की पावर में माइनस x। क्यों? क्योंकि अगर मापांक के अंदर आपका अंक जो आया वो ऋणात्मक आ गया तो मापांक अपनी तरफ से उस पर क्या लगाता है, माइनस लगाता है, ताकि वो उसको क्या कर ले, प्लस कर ले। तो 2 की पावर माइनस x आ गया, माइनस ऑफ 2 की पावर माइनस x आ गया, और मजेदार बात है कि ये 0 हो गया। यानी आपका x लेस देन 0 पर जो फलन है उसकी परिभाषा क्या कहती है कि वो f ऑफ x बराबर क्या होगा, 0। हालांकि मैं यहीं पर बोल दूं आपको कि अगर आप x लेस देन 0 ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको x के सभी मानों के लिए आउटपुट कितना मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। जैसे आपने बोला कि सर हम x का मान चलिए -2 डालते हैं, तो जब आप x का मान -2 डालेंगे तो मॉड तो क्या करेगा आपको, जैसे मैंने कहा x का मान आप ले लो, क्या आप x का मान ले लो -2। जैसे ही आपने -2 डाला, चेक कर रहा हूं बस मैं, तो -2 डालोगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2, -2 की पावर 2, ये 0 हो गया। अब अगर आप x की जगह पर -3 डाल देते हैं तो 2 की पावर 3 -2 की पावर 3, ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यह x लेस देन 0 पर एक कांस्टेंट फंक्शन की तरह काम करेगा। अब अगर ये कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है तो हम जानते हैं कांस्टेंट फलन तो क्या होता है, एक मैनी 1 फंक्शन होता है। तो मैं तो यही बोल सकता हूं कि यह फलन निश्चित तौर पर कैसे होने वाला है, मैनी 1 होने ही वाला है। पर हम आगे चलते हैं, हम अगला केस ले लेते हैं, केस 2। केस 2 जब मैं लूंगा तो आपको यह रखना पड़ेगा x को ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब अगर आपने x का मान ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ले लिया तो x का मान जैसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखेंगे तो वो मॉड कुछ नहीं करेगा, तो आपका जो f ऑफ x बनेगा वो कुछ बन के आएगा 2 की पावर x माइनस 2 की पावर माइनस x। यानी मैं फलन को देख पाऊंगा f ऑफ x बराबर 2 की पावर x माइनस 1/2 की पावर x में। ठीक है, अब अगर अपन यहां से ध्यान से देखें तो देखिए 2 की पावर x जो है वो निश्चित तौर पर एक बड़ा अंक होगा और 1 माइनस 2 की पावर x एक निश्चित तौर पर छोटा अंक होगा। लेकिन अभी हमको उसको चेक करना है तो हम क्या करेंगे, मैंने कहा इसका आप अवकलन कर लें तो आपका इसका f डैश x कितना आ जाएगा, f डैश x निकालेंगे तो आएगा 2 की पावर x इंटू ln2 माइनस ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 2 की पावर माइनस x है तो 2 की पावर माइनस x और माइनस x का प्लस x आ जाएगा और ये ln2 आ जाएगा। तो आप जब बोलेंगे तो ये क्या आएगा 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x और ये बाहर ln2 बाहर निकल गया। ठीक है, ये संख्या सदैव कैसी रहेगी, धनात्मक। log 2 हमेशा कैसा है, धनात्मक। तो इस केस में जो आपका वक्र है वो निश्चित तौर पर कैसा रहेगा, dy by dx इसका कैसा आएगा बेटा, इसका dy by dx सदैव धनात्मक आएगा। यानी अगर आप x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रहे हैं तो आपका फलन जो होगा f ऑफ x वो परिभाषा के रूप में कैसा आएगा, 2 की पावर x माइनस 2 की पावर माइनस x जैसा आएगा। और ये फलन कैसा रहेगा, अवकलनीय में उसका जो अवकलज है वो कैसा रहेगा, सदैव धनात्मक। तो वो सिर्फ इस केस में एक एकाकी बन सकता है। लेकिन अगर जब हम पूरा केस बोलेंगे और जब मैं फंक्शन लिखूंगा आपके लिए कि मेरा जो फंक्शन मुझे दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो वो दिया गया है 0 जब मेरा x लेस देन 0 हो और दे रखा है 2 की पावर x और माइनस ऑफ 2 की पावर माइनस x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो निश्चित तौर पर इस जीरो की वजह से मुझे बोलना पड़ेगा कि मेरा फलन कैसा है, मैनी वन। मैं तो सिर्फ एक रेखा अगर 2 बार काट जाए तो मैनी वन बोल दूं, सिर्फ एक रेखा अगर एक से ज्यादा बार काट जाए तो मैं मैनी वन बोल दूं। यहां तो बहुत सारी रेखाएं होंगी जो x लेस देन 0 के नीचे तो बहुत सारे मान होंगे जो सब क्या दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं। ठीक, अब हमें निकालना है इसके परिसर के बारे में बात करनी। अब देखिए यहां आप बात कर चुके कि dy बाई dx कैसा होगा, धनात्मक होगा। dy बाई dx धनात्मक होगा, देखो यहां तो मान क्या आएगा, सिर्फ शून्य आएगा। इसका dy बाई dx धनात्मक यानी वर्धमान। अच्छा, इसका केस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का है, इसका मतलब आपका जो x का मान चल रहा होगा वो निश्चित तौर पर 0 से अनंत चल रहा होगा। और क्योंकि इस अंतराल में मेरा ये वाला फलन एक वर्धमान फलन है तो सबसे न्यूनतम मान वो x बराबर 0 पर ही देगा और सबसे अधिकतम मान अनंत पर देगा। तो मैं परिसर निकालूंगा तो मेरे को f ऑफ 0 निकालना है। सबसे पहले f ऑफ 0 निकालेंगे तो बोलो कितना आएगा, f ऑफ 0 निकालेंगे तो 2 की पावर 0 माइनस 2 की पावर 0 यानी कि आपका आ जाएगा 0। तो मेरा जो y आएगा वो निश्चित तौर पर 0 से लेके अनंत आ रहा है और 0 ये भी दे रहा है तो 0 मैंने इंक्लूड भी कर लिया। तो मेरा जो परिसर आ रहा है मेरे फलन का वो आ रहा है 0 से लेके अनंत तक। क्या ये परिसर उस सहप्रांत के बराबर है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, इसमें सारे धनात्मक और शून्य यानी अऋणात्मक मान आ गए हैं, यानी हमारा जो फलन है वो हमें अऋणात्मक आउटपुट दे रहा है। परंतु हमारा सहप्रांत जो था वो तो माइनस अनंत से प्लस अनंत था, तो ये माइनस अनंत से शून्य तक के किसी भी मान को देने के लिए ये असक्षम हो गया। तो मैं बोलूंगा कि ये फंक्शन कैसा हो गया, आपका इनटू हो गया यानी अंतक्षेपी हो गया। तो हमारा फाइनली जो फंक्शन बनेगा, जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा मैनी वन और इनटू। अब आप देखें कि पहली बार में मैं सीधा अवकलन नहीं कर पाया, परंतु जैसे मैंने मापांक फलन की मदद ली, मैंने उसकी सुविधा ली, तो मेरा फलन बहुत आसानी से ब्रेक हो गया और उसके बाद मैं अवकलन विधि से बहुत आसानी से इस प्रश्न को हल भी कर पा रहा हूं। अब देखें अपन अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल है और इस तरह के कई सवाल जेईई मेंस में और आईआईटी जेईई में पूछे जा चुके हैं। उसी तरह का एक प्रश्न मैंने आपको यहां पर दिया है। यह कह रहा है एफ रियल नंबर से रियल नंबर एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस साइन एक्स। अब इसका ग्राफ तो बिल्कुल मत सोचिए कि आप बनाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके पास पॉलिनोमियल है, बहुपदीय फलन है। यहां आपके पास क्या है, बहुपदीय फलन है और यहां पर एक त्रिकोणमितीय फलन भी आ गया। तो दोनों का इफेक्ट कैसा आएगा वो बहुत मुश्किल होता है समझने के लिए। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, हम अवकलन विधि का प्रयोग करेंगे और साथ ही साथ हम द्विघात का भी थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। और मैं आपसे शुरुआत से ये बात बोलता आ रहा हूं कि अगर आप लोगों को जो मैथ्स अभी तक डिफिकल्ट लगती है, आप बोलते हैं कि आईआईटी जेईई में या जेईई मेंस में आपका जो मैथ्स पार्ट है वो बहुत डिफिकल्ट पार्ट है, तो वो डिफिकल्ट नहीं है। बस उसमें प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी सवाल किसी एक चैप्टर से नहीं आता। अब अगर उसे फलन का सवाल बनाना था तो फलन का कुछ बना देता। वो क्या कर रहा है, उस फलन के सवाल में आपका बहुपदीय व्यंजक भी डाल रहा है, त्रिकोणमितीय भी डाल रहा है। अब आप जिस भी एक पार्ट में वीक हो जाएंगे वहीं आपको दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए आपको मैथ्स पूरा पढ़ना पड़ता है, ओवरऑल पढ़ना पड़ता है और बहुत आसान है समझना। अब हमारे जहन में देखिए ये सवाल जब आया तो मेरे जहन में बहुत क्लियर है कि मैं करने क्या वाला हूं, मैं अवकलन करने वाला हूं। बिल्कुल क्लियर है कि मैं अवकलन करूंगा, पर कैसे करूंगा देखिए जरा। मैंने कहा कि प्रांत दे रखा है x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत, उसको पहले लिख लेते हैं और मैं आपके लिए f डैश x निकाल रहा हूं। f डैश x को ही क्या बोलते हैं बच्चे, dy बाई dx बोलते हैं। ठीक है, अब आप देखिए इसका dy बाई dx क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस और साइन x का अवकलन क्या आ गया, cos x। अब हमें पता नहीं क्या होने वाला है, बिल्कुल आसान है, अभी देखते चले। मैंने कहा कि आप जरा फोकस करो इतने से पार्ट पर, इतने से पार्ट पर फोकस करो। अगर ये द्विघात है तो इस द्विघात का निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो d होगा। चलो d निकालते हैं। जब d निकालेंगे तो b स्क्वायर का मतलब 4 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 3, यानी आपका d कितना आ गया, आपका d आ गया 4 और 36, दैट इज इक्वल्स टू माइनस का कितना, 32। ये आपका आ गया d। हम जानते हैं कि अगर आपको एक द्विघात दिया गया है और प्रांत आपको x बिलोंग्स टू r दे दिया गया है, तो अगर उसका a धनात्मक है, d तो कैसा भी आए उसकी दिक्कत नहीं। अब अगर a धनात्मक है तो इफ a ग्रेटर देन 0, यदि
यदि ए धनात्मक, तब परिसर क्या होगा, तब परिसर सिर्फ द्विघात का वो होगा -d/4a से लेकर अनंत। मैं अभी इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूं cos x के बारे में, मैं सिर्फ द्विघात के बारे में बात कर रहा हूं कि इसका परिसर क्या होगा। तो आप बोलोगे सर इसका परिसर होगा -d/4a से लेकर अनंत। अब इसका d आप निकाल ही चुके हो, तो इसका d के हिसाब से इसका परिसर जो आएगा y बिलोंग्स टू किसका, द्विघात का परिसर। हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हम सिर्फ द्विघात की बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होना। तो आपने d का वैल्यू -32 निकाला तो माइनस माइनस +32 हो गया। 4 इंटू a यानी 4 इंटू 3 से लेके अनंत, तो आपका जो परिसर आ रहा है y बिलोंग्स टू वो कितना आ रहा है, जल्दी देखें, 32 से 8, 8/3 से अनंत। यानी ये जो हिस्सा है द्विघात का, जो हिस्सा जो आपके अवकलज में जो ये द्विघात आया है, ये द्विघात अपनी सबसे न्यूनतम मान कितना देगा, 8/3 देगा, और बाकी सारे x के वास्तविक मानों पर इसका y का मान 8/3 से बड़ा होगा। ठीक है, अब ये बड़ा आया 8/3, अपने आप को वैसे भी बोलता है कि मैं 2 से बढ़ाऊं। बेचारे इस cos x की जो औकात है बेटा वो है -1 से 1 तक की। ये जो cos x है ये कितनी भी उछल कूद कर ले, इसमें कितना भी इनपुट डाल लो, हम जानते हैं कि ये क्या है, -1 से 1 तक देने वाला है। इसका मतलब ये कितना भी उछल कूद कर ले, ये इस द्विघात व्यंजक के मानों को कभी ऋणात्मक नहीं कर सकता। भाई बहुत कुछ भी कर ले तो क्या होगा कि आप इसको हद से हद -1 पर भी लेके आ जाओगे, तो 8/3 -1 करोगे तो भी ये 5/3 बन रहा है, यानी धनात्मक मान। यानी इस पूरे व्यंजक को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये पूरा व्यंजक हमेशा कैसा मान देगा, >0 मान देगा। क्यों, क्योंकि ये -1 तक कुछ भी कर ले, ये वाला तो मिनिमम मान 8/3 लेके बैठा हुआ है। अब 8/3 में आप सबसे न्यूनतम मान -1 घटा भी रहे हो तो भी आपको 5/3 मिल रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये जो व्यंजक है ये सदैव कैसा मान देने वाला है, धनात्मक मान, क्योंकि इसकी सबसे न्यूनतम वैल्यू और इसकी जो सबसे न्यूनतम वैल्यू है, अगर उन दोनों को भी हम योग कर दें तो भी मेरे पास ऋणात्मक मान नहीं आ पा रहा। इसका मतलब मेरा dy/dx हर केस में कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो मैं निश्चित तौर पर बोल पाऊंगा कि मेरा फलन कैसा है, 1:1 है। अब फिर मजेदार बात देखो, मुझे बहुपदीय व्यंजक दे रखा है और उसमें घात क्या दे रखी है, विषम यानी क्यूबिक, और प्रांत क्या दे रखा है, r। तो मैं बोलूंगा इसका परिसर भी कितना आएगा, इसका परिसर आएगा -अनंत से +अनंत, और ये परिसर जो है वो निश्चित तौर पर सहप्रांत के समान है, यही सहप्रांत है। तो आपको बोलना पड़ेगा कि आपका फलन कैसा है, ऑन2। तो आपका फंक्शन 1:1 भी हो गया और ऑन2 भी हो गया, यानी अपन इसे बोल सकते हैं कि ये फलन 1:1 है और ऑन2 फलन है। तो आपके लिए जो अवकलन विधि है उस पर कमांड आना है, और आप लोगों ने कक्षा 11वीं में भी अवकलन का बहुत इस्तेमाल किया था फिजिक्स के अंदर। तो वो जो स्टैंडर्ड फंक्शंस आपने सीखे थे, हमें सिर्फ उतना चाहिए, और वो जब आ जाता है तो हम उसको ये जानना चाहते हैं कि वो जो प्रांत हमें दिया गया है उसमें उसका चिन्ह कैसा है। केस 5 ही है। देखिए, अगर फलन की मैं बात करूं कि फलन का कॉन्सेप्ट क्या है, तो फलन उन 5 केस को अपना कॉन्सेप्ट मानता है। फलन कहता है कि यदि dy/dx >0 एकाकी, dy/dx <0 एकाकी, dy/dx यदि चिन्ह परिवर्तन ना करे, कुछ बिंदुओं पर शून्य बन जाए, परंतु पूरे प्रांत में वो अपने चिन्हों को परिवर्तन न दिखाए, परिवर्तन ना हो उसका, तो भी एकाकी। ये 3 केस एकाकी के थे। यदि आपका dy/dx आपके प्रांत में चिन्ह परिवर्तित ना करे, परंतु dy/dx का मान 0 किसी अंतराल में हो जाए, तो आप बोलोगे कि वो बहु एकाकी है। और यदि आपके dy/dx ने अपने दिए गए प्रांत में आपका क्या कर लिया, चिन्ह परिवर्तन कर लिया, तो वो भी आपका बहु एकाकी। तो ये कॉन्सेप्ट फलन का खत्म हो गया। अब उसे यूज करने के लिए, उसे इंप्लीमेंट करने के लिए, उसे इस्तेमाल करने के लिए आपको मापांक की भी जरूरत पड़ रही है, आपको लघु गुणक भी पड़ सकता है, आपको द्विघात भी पड़ सकती है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आपके मैथ्स को कॉम्प्लिकेट करती। तो आप देखें कि इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था द्विघात का ये वाला कॉन्सेप्ट कि उसका परिसर क्या होता है, -d/4 से अनंत होता है। अब अगर आपको ये कंसेप्ट आता है या आपने ये याद कर लिया तो ये सवाल आपके लिए बच्चों का खेल हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अपन अलग सवाल पे बेटा। ये सवाल देखें, यहां मैंने 2 सवाल एक साथ रखे हैं और इनके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको जब कल कुछ मुख्य बिंदु बताए थे, मैं आपको जब लास्ट लेक्चर में कुछ मुख्य बिंदु बता रहा था, तब मैंने आपको एकाकी के केस में कुछ मुख्य बिंदुओं में एक बात बताई थी। वो क्या थी? वो बात यह थी कि यदि आपको एक द्विघात बटे द्विघात मिल जाए, क्या मिल जाए? एक द्विघात
बटे द्विघात मिल जाए और इन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो आपका वह फलन निश्चित तौर पर बहु एकाकी होगा। इसका मतलब अगर मैं पहले सवाल पर चलूं तो मेरे को फंक्शन दे रखा है रियल नंबर टू रियल नंबर, मेरे को एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30, जिसका डी ऋणात्मक है और ए धनात्मक है, और नीचे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18, जिसका भी डी ऋणात्मक है और ए धनात्मक है। तो मैं निश्चित तौर पर आपको यह बोल पाऊंगा कि इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो यह फलन जो है आपका वो क्या है, वो बहु एकाकी है। वो फलन क्या है, बहु एकाकी है। डेफिनेटली वो फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन होगा। हम फटाफट चेक कर लेते हैं इसको एक बार, देखिए कैसे। मैंने कहा इसको चलिए y मान लेते हैं, तो y बराबर मैंने आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18। आप इसका dy बाई dx निकाल लें। जब dy बाई dx निकालेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 माइनस और सॉरी इंटू इसका डिफरेंशिएशन आ गया 2x प्लस 4 माइनस फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 और इसका आ जाएगा 2x माइनस 8 और बटे में ये u बटे v का इस्तेमाल कर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 का होल स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 तो क्या है, निश्चित तौर पर सदैव कैसा रहेगा, धनात्मक रहेगा। तो इसका मतलब हमें नीचे वाले से कोई ज्यादा परवाह नहीं है, तो मैं ऊपर वाले को एक बार एडजस्ट कर लेता हूं। 2 इधर से कॉमन, 2 उधर से कॉमन, तो 2 बाहर ही निकाल लिया मैंने। अब अंदर क्या बचेगा, यहां बचेगा, देखो ब्रैकेट में जब 2 कॉमन ले लूंगा तो x प्लस 2 बचेगा, यहां जब 2 कॉमन ले लूंगा तो x माइनस 4 बचेगा। तो मैं जब गुणा करता हूं पहले वाले को तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 2x स्क्वायर माइनस का 16x और प्लस का 36। ठीक है, ये तो इसका पार्ट हो गया कंप्लीट। और माइनस करके अपन इधर नीचे लिख लेते हैं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 4x स्क्वायर माइनस का 16x और माइनस का 120। ठीक है, यहां देखेंगे एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया है, यहां माइनस के 4x स्क्वायर से प्लस का 4x स्क्वायर कट गया है, और नीचे जो आपका चल रहा है वो निश्चित तौर पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 का होल स्क्वायर ही चल रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो बेटा, मैं इसे जब एडजस्ट करूंगा तो आप देखो 2 मेरा बाहर ही है, यहां माइनस का 8x स्क्वायर है, यहां 2x स्क्वायर है तो माइनस का 6x स्क्वायर आ गया, 18x और माइनस का 16x यानी 2x है और 30x माइनस 16x का मतलब 14x, तो 2x माइनस 14x यानी कि माइनस का 12x आ गया। आपके पास यहां 36 है और यहां पर कितना है, प्लस का 120 है यानी प्लस का 156 आ गया। और आप देख पाएंगे कि जब मैं इसका d निकालूंगा तो और नीचे जो आपको आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 का होल स्क्वायर आ रहा है। ये तो सदैव धनात्मक है, लेकिन जब इसका d निकालोगे तो इसका d धनात्मक आ गया। अब अगर इसका d धनात्मक आ रहा है तो हमने अभी बात करी थी कि अगर d धनात्मक है तो क्या होगा, आपका कुछ ग्राफ x अक्ष के ऊपर होगा, कुछ ग्राफ x अक्ष के नीचे होगा, और 2 बिंदुओं पर वो काटेगा भी काटेगा। इसका मतलब आपके dy बाई dx का जो मान होगा वो कहीं कहीं पॉजिटिव भी आएगा, कहीं कहीं नेगेटिव भी आएगा, और 2 बिंदुओं पर, 2 निश्चित बिंदुओं पर वो शून्य भी होगा। इसका मतलब आपके dy बाई dx ने क्या करा, चिन्ह परिवर्तित कर लिया। अब अगर आपके dy बाई dx ने चिन्ह परिवर्तन करा है तो निश्चित तौर पर यह फलन जो होगा वो कैसा होगा, मैनी वन होगा। ये मैंने आपको इसलिए करके दिखाया ताकि आप इस बात को श्योर कर ले कि जब कभी भी आपको ऊपर और नीचे का व्यंजक क्या मिल जाए, द्विघात मिल जाए, और ऊपर और नीचे में कभी भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना आए, तो आपको ये सब काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सीधे सीधे उसे मैनी वन बोल सकते हैं, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने ये भी सीख लिया कि डिफरेंशिएशन से कैसे करना है, और मान लीजिए वो भूल जाते हैं तो, और अगर नहीं भूलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस सवाल में इतनी मेहनत नहीं करनी थी, सीधे सीधे आप क्या बोलते थे कि वो क्या है, बहुएकाकी। अच्छा, अब बात आई इसके परिसर निकालने की।
जब हम परिसर निकालेंगे तो हम ये जानते हैं कि द्विघात बटे द्विघात का परिसर कैसे निकाला जाता है। द्विघात बटे द्विघात का परिसर निकालने का तरीका देखें, जब उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो आप उसको y मान लेते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18। जब इसे लिखेंगे तो आप आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 बराबर एक्स स्क्वायर वाई माइनस का 8xy और प्लस का 18y। इसको इधर लेके आते हैं तो यहां एक्स स्क्वायर कॉमन, इसको मैं उधर ले जा रहा हूं तो ये आ गया y-1, क्योंकि मुझे गुणांक धनात्मक रखने में बड़ा आनंद आता है। ठीक है, ये उधर जाएगा और मैंने माइनस का 4x कॉमन ले लिया मान लीजिए, तो ये वहां क्या बनाएगा 2y और प्लस 1 बना लेगा, और ये जब उधर जाएगा तो प्लस का 18y और माइनस का 30 बराबर 0 बना लेगा। आपने लिख दिया कि y का मान क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, और y का मान अगर 1 नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसका d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देंगे। ये इसका तरीका है, किसका, द्विघात बटे द्विघात का परिसर निकालने का तरीका। तो आप जैसे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि आप x के वास्तविक मानों की बात कर रहे हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर आएगा ना, आपका जो b आएगा वो क्या आ जाएगा 4 इंटू 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू a यानी y माइनस 1 और c यानी कि 18y माइनस 30, और ये आपका आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसको जब हल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहां आ जाएगा 4 इंटू 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 1 इंटू 18y माइनस 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको खोल लेते हैं तो 4 इंटू 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 माइनस, इसको गुणा कर लेते हैं तो 18y स्क्वायर माइनस का 30y माइनस 18y और प्लस 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यह आ गया 16y स्क्वायर माइनस 18y स्क्वायर यानी माइनस का 2y स्क्वायर, यहां आ गया प्लस का 16y और यह आ गया माइनस का 48y, तो आपका प्लस का 16y आ रहा है और प्लस का 18y, तो ये 48 और 16 प्लस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64y। ठीक है, और यहां प्लस का 4 और माइनस का 30 यानी माइनस का 26 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले ले तो आपका ये आ जाएगा y स्क्वायर, और माइनस 2 कॉमन ले ले, y स्क्वायर माइनस का 32y और प्लस का 13 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसका d जरा चेक करेंगे तो d इसका धनात्मक आएगा। अगर इसका d धनात्मक आएगा तो इसका परिसर कैसे निकलेगा, इसका परिसर के लिए हम पहले इसका रूट निकाल ले, तो इसका रूट क्या आएगा 32 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी 32 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी यानी ये अपॉन 2। तो आपका इसका जो परिसर आ रहा है बेटा वो क्या आ रहा है, y बिलोंग्स टू, ध्यान से देखना, ये आएगा 32 माइनस अंडर रूट ऑफ 32 स्क्वायर माइनस 52 बटे 2 से लेकर और 32 प्लस अंडर रूट ऑफ 32 स्क्वायर माइनस 52 बटे 2 तक। यह आपका परिसर आया। किसी भी हालत में यह परिसर आपके सहप्रांत के बराबर नहीं है, तो आप बोलेंगे कि इसका परिसर क्योंकि छोटा है, सहप्रांत बड़ा है, तो आपका जो फलन है वो क्या है, ऑन टू है। अब ये जो बात है कि द्विघात बटे द्विघात का परिसर कैसे ज्ञात किया जाता है, ये भी हमने कहां सीखा है, ये भी हमने द्विघात में सीखा था। ये पूरा प्रोसीजर जो हमने किया कि हम पहले उसको y मानते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखते हैं और फिर उसे हल करके, और जो असमीका आ गई आपकी परिमेय असमीका, वो परिमेय असमीका को हल करके जो y का मान प्राप्त हुआ वही आपका क्या है, परिसर है। जब वो परिसर निकला तो मैंने देखा कि मेरा परिसर सहप्रांत के बराबर नहीं है, उससे छोटा है, तो मेरा फलन कैसा हो गया, मैनिवन भी हो गया और साथ ही साथ इंटू यानी अंतक्षेपी भी हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, फिर से वही बात जो मैं आपको बोलूंगा, अब की बार मैं इसको तेजी से करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अब देखें मेरे को क्या दिया गया है, एक द्विघात बटे द्विघात दे रखा है,
ऊपर क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, नीचे क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब अगर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो मैं पहली बात तो इसके लिए क्लियर बोल सकता हूं कि यह कैसा फलन है, यह एक बहु एकाकी फलन है। बात खत्म हो गई। अब मैं उसे बार बार डिवाइड बाय डीएक्स नहीं करूंगा। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसको देख करने की कोशिश कर सकते हैं और आप पाएंगे कि यह बहु एकाकी ही है। ठीक है, अब इसका परिसर निकालेंगे। परिसर निकालने की बात भी मैंने अभी बताई थी, क्या करूंगा, अब मैं परिसर फटाफट निकाल देता हूं। देखो कैसे, मैंने मान लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो मुझे मिल गया एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई माइनस 2y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x। इसको अपन चेंज करें तो ये क्या बनेगा अपना, इधर लाने पर एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर ये y माइनस 1 बन जाएगा। यहां से जब इधर आएंगे और माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये इधर प्लस 3 बनेगा, तो ये y माइनस 3 हो जाएगा और यहां आ जाएगा माइनस का 2y और इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब क्या करोगे आप लिखोगे कि y का वैल्यू 1 नहीं है और उसके बाद क्या कर दोगे, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब आप इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको प्राप्त होगा कि y माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 इंटू माइनस 2y और ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको खोल दे तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 माइनस 4 माइनस माइनस तो प्लस हो गया और ये 8 हो गया और यहां आ गया वाई स्क्वायर माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 8y स्क्वायर और y स्क्वायर यानी 9y स्क्वायर माइनस का 8y और ये माइनस का 6y यानी माइनस का 14y और प्लस का 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। माइनस 8y आ गया प्लस 9 आ गया, 8y स्क्वायर हो गया और 9y स्क्वायर गया। अब देखिए 9y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 9 आ गया। इसका d चेक करें, d आएगा इसका 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 9, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 के आसपास होता है और ये हो रहा है 9 इंटू 9 यानी 81, 81 इंटू 4 यानी कि ये आपका आ गया 324। इसका मतलब आपका जो d आ रहा है वो निश्चित तौर पर कैसा है, ऋणात्मक, और इसी का a भी कैसा है, धनात्मक। तो क्या बोलोगे, ये वाली द्विघात सदैव धनात्मक मान देगी। और क्या कभी कोई पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा हो पाया है, तो आप बोलोगे सर सारे पॉजिटिव नंबर 0 से बड़े होते हैं। तो आपका आंसर आ गया y बिलोंग्स टू r। आपके लिए एक दिक्कत, आप बोलोगे कि सर हमने ध्यान दिया था कि आपने y का वैल्यू 1 नहीं लिया, यानी इसमें से मुझे y का मान 1 हटाना पड़ेगा। पर मैं y का मान 1 हटा नहीं रहा हूं। क्यों नहीं हटा रहा हूं, उसका कारण बताता हूं कि भाई मुझसे बोला गया कि y का मान 1 मत लो। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले अपना फलन लिखा y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x बटे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, अब आपने y का मान जैसे ही 1 रखा तो मैंने देखा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को जब सॉल्व करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x आ गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये उधर गया तो ये 2x बन गया, माइनस 2 बराबर 0 यानी x बराबर 1। क्या x बराबर 1 फलन के प्रांत में है? बिल्कुल है। आपके प्रांत में से सिर्फ 2 ही मान हटाए गए, माइनस 1 और 2, परंतु x बराबर 1 तो आपका मान है। और 1 आप डालोगे तो देखो 1 डालोगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा और 1 माइनस 1 माइनस 2 आ जाएगा। 1 माइनस 3 कितना, माइनस 2, और 1 माइनस 1 कैंसिल हो गए, माइनस 2, तो कट के आपको क्या मिल रहा है 1। इसका मतलब जिस वजह से ये 1 छोड़ रहा था, x के किसी और मान ने, x के मान 1 ने वह मान आपको वापस दे दिया, तो आपका परिसर अभी भी क्या रहा, y बिलोंग्स टू r। अब आपका परिसर y बिलोंग्स टू r और आपका सहप्रांत भी है y बिलोंग्स टू r, तो आप बोलोगे कि ये जो फलन है वो बहु एकाकी के साथ साथ क्या है, अंतःक्षेपी भी है, अंतःक्षेपी भी है, यानी ये क्या है, इनटू फंक्शन है। ठीक है, तो आपको मैंने द्विघात बटे द्विघात का लॉजिक भी समझा दिया। अब देखिए ये सवाल है। ठीक है, इस तरह के सवाल, ऑब्जेक्टिव सवाल जो हम जेईई मेंस और जेईई एडवांस पे बात करते हैं, तो हम ऑब्जेक्टिव सवालों की तरफ भी चलते हैं। क्वेश्चन आया, माना f0 से 2,5 इसका सहप्रांत दिया गया है और आपको प्रांत 0 से 2 दे दिया, प्रांत को मैंने ब्लॉक कर दिया बेटा। ठीक है, और मेरे को फलन दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, तब fx होगा। पहला ऑप्शन दिया है एकाकी परंतु आच्छादक नहीं, आच्छादक परंतु एकाकी नहीं, एकाकी तथा आच्छादक दोनों, और न तो एकाकी है और न ही आच्छादक है। ठीक है, क्योंकि 4 ही कैटेगरी है हमारे पास। तो अब हम क्या करें, सबसे पहले अपना फंक्शन ले लेते हैं, y बराबर 3x स्क्वायर
ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहला काम इसका डिवाइड बाई dx निकाल रहा हूं। जब इसका डिवाइड बाई dx निकालूंगा तो मेरे पास आएगा 6x माइनस 6। मेरा प्रांत क्या है, प्रांत r नहीं है, प्रांत फिक्स है। कहां से कहां तक, 0 से 2 तक। अब जरा 0 से 2 में इसका बिहेवियर बताएं। अगर आप 0 डालेंगे तो निश्चित तौर पे आपको ऋणात्मक मान मिल रहा है। अगर आप x का मान 0 डालते हैं तो आपको डिवाइड बाई dx कैसा मिल रहा है, ऋणात्मक मिल रहा है। और जब आप 2 डालते हैं तो आपको धनात्मक मिल रहा है। और निश्चित तौर पर क्योंकि ये एक रेखीय व्यंजक है तो वो धनात्मक से ऋणात्मक या ऋणात्मक से धनात्मक हो रहा होगा। इसका मतलब डिवाइड बाई dx ने क्या करा, डिवाइड बाई dx ने निश्चित तौर पर अपना चिन्ह परिवर्तन किया। अब डिवाइड बाई dx अगर चिन्ह परिवर्तन कर रहा है, अगर डिवाइड बाई dx क्या कर रहा है, चिन्ह परिवर्तन कर रहा है, तो मैं खुशी खुशी बोलूंगा कि मेरा फंक्शन कैसा है, मेरा फंक्शन मैनिवन है। बात खत्म हो गई, इसके आगे बात ही नहीं करेंगे। इसका मतलब अब ऑप्शन देखे तो एकाकी नहीं है एक ऑप्शन, और न तो एकाकी न तो आच्छादक, यानी 2 ऑप्शन। यानी ये 2 तो मेरे लिए बेकार हो गए ऑप्शंस। एकाकी, दोनों में एकाकी बोल रहा था और मैंने जैसे ही सॉल्व करा तो मुझे क्या मिल गया, बहु एकाकी मिल गया। तो मतलब सी और ए तो मैं नहीं लेने वाला हूं, ये तो पहले ही क्लियर हो गया। यानी आंसर अब बी और डी पे अटक गया। अब मैं क्या चाहता हूं, इसका परिसर निकालना। परिसर कैसे निकालूं, परिसर देखें मेरे को क्या दे रखा है, द्विघात दे रखा है। द्विघात दे रखा है तो द्विघात को अगर अपन ग्राफिकली, या ग्राफिकली भी मत देखो, सीधे सीधे देख लो कि 6x माइनस 6 है। तो अगर मैं इसकी रेंज निकालना चाहता हूं, अब रेंज, तो आप देखें आपने जो डिवाइड बाई dx वाला मेथड सीखा है मैं वही वापस लगा रहा हूं। एक ही मेथड से दोनों काम हो जाएंगे। डिवाइड बाई dx आपके पास 6x माइनस 6 आया, इसको उठा के 0 कर दें तो x बराबर 1 आ गया। x बराबर 1 क्या 0 से 2 में शामिल है? आप बोलोगे सर बिल्कुल ये शामिल है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले f ऑफ 0 निकालते हैं। f ऑफ 0 का मान आएगा, और f ऑफ 0 यानी आप यहां बात कर रहे हैं, आप इस पर मत बात करना बेटा, ये तो f डैश x है ना, ये क्या है आपका f डैश x है, fx तो ये है। तो आपने f ऑफ 0 निकाला, f ऑफ 0 आपके पास 5 आ गया। फिर आपने f ऑफ 1 निकाला, f ऑफ 1 जब आप डालोगे तो कितना आएगा, 3 5 8 8 माइनस 6 यानी 2। फिर आपने क्या निकाला, f ऑफ 2 निकाला। जब आपने 2 निकाला तो 12 12 माइनस 12 यानी 5। f ऑफ 2 का मान भी कितना आ गया, 5। सो सबसे न्यूनतम मान कौन सा है, 2 है। सबसे अधिकतम मान कौन से है, 5 है। तो आपके फलन का जो परिसर निकला वो परिसर आ गया 2 से 5। और मजेदार बात, यही आपको क्या दे रखा है, सप्रांत। इसका मतलब आपका फंक्शन जो है वो ऑन टू है मगर 1 1 नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा गया, आच्छादक तो है परंतु एकाकी नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। और इसी विधि से हमने क्या सीखा था, परिसर निकालना सीखा था। तो जब मैं परिसर निकालना सिखाता हूं किससे, आपको डिफरेंशिएशन से। तो कई बच्चे बोलते हैं कि सर डिफरेंशिएशन तो बाद में आएगा और आप हमने पहले सिखा दिया। तो मैंने आपको वहां पर भी बोला था कि डिफरेंशिएशन आपने सीख रखा है कहां पर, कक्षा 11वीं की फिजिक्स में। मुझे सिर्फ उतने ही डिफरेंशिएशन की जरूरत है, उससे ज्यादा की डिफरेंशिएशन की मुझे कोई जरूरत नहीं है। जब मुझे उससे ज्यादा चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको खुद पहले पढ़ाऊंगा और उसके बाद हम डिफरेंशिएशन के जो बेहतरीन सवालों की तरफ हम बढ़ेंगे। तब तक मैं आपसे चाहूंगा कि जो आपने स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन सीखा हुआ है उसका इस्तेमाल करें। इसीलिए मैंने जब आपको परिसर बताया तो भी मैंने आपको अवकलन विधि सिखाई थी, ताकि आपके लिए एक ही बार डिफरेंशिएशन करने से आपको मैनी-वन और वन-वन भी चेक हो जाए और साथ साथ आपका ऑन टू और इन टू भी चेक हो जाए। ठीक है, अब ये सवाल देखें बेटा, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है और इस तरह के सवाल बहुत आते हैं जो थ्योरेटिकल सवाल है। ठीक है, ये थ्योरेटिकल सवाल है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं करना होता है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। इससे पहले जो अपन सवाल कर रहे थे उन सब सवालों में हम क्या कर रहे थे, कैलकुलेशंस कर रहे थे। अब ये जो सवाल है ये सिर्फ थ्योरेटिकल सवाल है। सवाल क्या कह रहा है उसे ध्यान से समझे। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कौन सा कथन असत्य है। अब सुनो, पहला आपको स्टेटमेंट बोल रहा है कि fx तथा gx एकाकी है, तब fx प्लस gx भी एकाकी होगा। गारंटी नहीं है इस बात की। कैसे? पहले स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं मैंने कहा आप f ऑफ x ले लो, क्या, x माइनस 2। अब ये अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, अपन बात भी कर रहे हैं कहां पर, x बिलोंग्स टू r पे चल रहा हूं मैं। ठीक है, आपने इसको डिफरेंशिएट करा तो डिफरेंशिएशन में आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। डिवाइड बाय dx धनात्मक, इसका मतलब निश्चित तौर पर एकाकी। मैंने कहा आपसे आप एक gx फलन ले लो, इसका फलन ले लो आप 2 माइनस एक्स या 3 माइनस एक्स ले लेते हैं।
ठीक है, 3 माइनस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करोगे x बिलोंग्स टू r में तो -1 आएगा, यानी ये फलन हासमान है। हासमान होने का मतलब भी एकाकी ही होगा। अगर डिवाइड बाय dx सदैव धनात्मक आएगा तो भी एकाकी है, और डिवाइड बाय dx अगर सदैव ऋणात्मक आएगा तो भी ये एकाकी है। तो क्या दोनों फलन एकाकी एकाकी हो गए? परंतु अगर मैं इनको fx प्लस gx करके एक नया फलन बनाऊं तो ये क्या होगा? x माइनस 2 प्लस 3 माइनस एक्स, एक्स और एक्स कट गया और आपके पास आ गया 1। तो आपका जो नया फलन मैं मान रहा हूं h ऑफ x, उस h ऑफ x का मान क्या आ गया? 1। और 1 कैसा है? एक कांस्टेंट फलन है, एक नियत फलन है, ठीक है, आपका अचर फलन है। तो आप बोलोगे क्या कि सर हर अचर फलन जो होता है वो निश्चित तौर पर एक बहुएकाकी फलन होता है कि x का कोई भी मान डालो, आउटपुट तो क्या आएगा? y में एक ही आएगा। इसका मतलब ये फलन क्या है? आपका मैनी वन है। जबकि ये दोनों क्या थे? ये फंक्शन 1 1 था, ये वाला फंक्शन भी 1 1 था, पर आपका fx प्लस gx एकाकी होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। ये पहला क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेटमेंट की तरफ। वो बोल रहा है कि यदि fx और gx एकाकी हो तब fx इंटू gx भी एकाकी होगा। अच्छा, सेकंड ले लेते हैं अपन। मैंने f ऑफ x मान लिया आपकी तरफ से x, आपको कोई दिक्कत नहीं, मैंने f ऑफ x मान लिया x, ठीक है। मैंने g ऑफ x मान लिया, इसे भी एकाकी होना है तो मैंने g ऑफ x मान लिया माइनस x, ठीक है। f ऑफ x आ गया x और g ऑफ x आ गया माइनस x। दोनों ही फलन कैसे हो गए बेटा मेरे? 1 1 हो गए। बहुत आसान एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अब आपसे मैंने बोला कि भाई आप इसका fx इंटू gx निकालो, और आप ये सब काम तब कर सकते हैं जब दोनों के प्रांत जो हो वो समान हो। तो x बिलोंग्स टू r पर जब fx इंटू gx निकालोगे तो आपको मिल जाएगा माइनस का x स्क्वायर। इसको अपन ने नया फलन h ऑफ x मान लिया। अब माइनस एक्स स्क्वायर आया तो माइनस एक्स स्क्वायर का आलेख कैसा बनेगा? माइनस एक्स स्क्वायर का आलेख बनेगा नीचे की तौर। तो x अक्ष के समांतर जब रेखाएं खींचूंगा मैं तो x अक्ष के समांतर रेखाएं इसको क्या करेंगी? एक से अधिक बार काटेंगी। तो ये फलन कैसा हो गया आपका? मैनी टू वन फलन। और अगर ये मैनी टू वन फलन है तो मुझे बोलना पड़ेगा कि जो ये स्टेटमेंट है ये भी कैसा है? फॉल्स स्टेटमेंट है। ये हमेशा सत्य नहीं है, कुछ केस में ये सत्य हो भी सकता है और कुछ केस में नहीं भी हो सकता है। तो ये असत्य कथन क्यों है कि ऐसा होगा भी एकाकी होगा? नहीं साहब, जरूरी नहीं है, ठीक है। यदि f ऑफ x विषम है तब निश्चित रूप से एकाकी होगा। अरे इसका तो बहुत सिंपल एग्जांपल हो गया बेटा। आप ले लो f ऑफ x बराबर sin x, और हम जानते हैं कि जो sin x है वो एक कैसा फलन है आपका? वो आपका एक विषम फलन है। कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। आप अगर f ऑफ माइनस एक्स रखेंगे तो वो माइनस एफ ऑफ एक्स दे देगा, ठीक है ना। यानी कि आप साइन ऑफ माइनस एक्स बोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ये तो आप जानते हैं, ठीक है। पर साइन एक्स कैसा फलन है? साइन एक्स तो आवर्तीय फलन है। आवर्तीय फलन निश्चित तौर पर कैसा होता है? मैनी टू वन होता है। इसका मतलब विषम फलन है तब निश्चित रूप से एकाकी होगा? नहीं साहब, ये भी नहीं होगा। सो आपके ये जो तीनों ही स्टेटमेंट है वो तीनों ही स्टेटमेंट किसी स्पेशल केस के लिए सत्य हो सकते हैं, लेकिन इन जनरल यानी सामान्य स्टेटमेंट्स में ये स्टेटमेंट गलत माने जाते हैं, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं जो इन स्टेटमेंट को काउंटर करते हैं, जो इनको गलत साबित करते हैं, ठीक है। अब इस सवाल के बारे में बात करेंगे। देखिए सवाल पहले आप आराम से पढ़े। माना ए सभी त्रिभुजों का समुच्चय है तथा आर प्लस का मतलब जानते बेटा? आर प्लस का मतलब होता है कि आपका जो मान है वो क्या है? 0 से लेके अनंत है। आर प्लस का मान का मतलब क्या है? आप 0 से लेके अनंत तक चल रहे हैं। सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तब फलन कहां से कहां तक? ए से लेके आर प्लस तक इस प्रकार है कि एफ डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा। डेल्टा क्या है? यहां जो ये क्या है? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है। आप इसको ऐसे समझेंगे, ये क्या लिखा हुआ है? त्रिभुज का क्षेत्रफल है। और डेल्टा किसको बिलोंग कर रहा है? ए को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो आप बताना है आपको कि ये एकाकी है, आच्छादक नहीं है। आच्छादक परंतु एकाकी नहीं है, एकाकी तथा आच्छादक है, और ना तो एकाकी है ना ही आच्छादक है। अब इस सवाल में देखें कि हमारा जो फलन है उसकी परिभाषा कहती है कि वो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है। हमको जो आर प्लस दे रखा है यानी सहप्रांत दे रखा है वो आर प्लस दे रखा है, ठीक है।
और हमारा जो प्रांत है वो त्रिभुजों का क्षेत्रफल ही है। ठीक है, अब सुने मेरी बात बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस फलन में अगर मैं ये त्रिभुज बनाना शुरू करूं, बहुत सारे त्रिभुज बनाऊंगा बेटा, तो क्या 0 से अनंत में जो भी अंक आप चुनेंगे उस अंक के लिए एक ऐसा त्रिभुज बनाया जा सकता है जो उसका क्षेत्रफल हो? यानी आपने कहा कि सर मैं इस पर एक अंक चुनता हूं 1, तो मैं ऐसा एक त्रिभुज बना सकता हूं जिसका जो क्षेत्रफल आएगा, जिसका जो एरिया आएगा वो 1 के बराबर। आप बोलोगे सर 1.2 ले लो, मैं कहूंगा कि मैं तब भी एक ऐसा त्रिभुज बना सकता हूं जो क्या करे, इसका क्षेत्रफल किसके बराबर कर दे, 1.2 के बराबर कर दे। यानी कि मैं आपके 0 से अनंत के बीच में जितने भी अंक आते हैं उन सब अंकों को प्रदर्शित करता हुआ एक ऐसा त्रिभुज बना सकता हूं जिसका क्षेत्रफल वो अंक आ जाए। इसका मतलब निश्चित तौर पे मेरा फलन आच्छादक है। तो एकाकी परंतु आच्छादक नहीं, आच्छादक नहीं वाला तो पार्ट कैंसिल हो गया, यानी ये ऑप्शन गया, ना एकाकी ना आच्छादक ये वाला ऑप्शन भी गया, यानी 2 ऑप्शन तो मेरे जा चुके हैं। अब मैं आपसे बोलता हूं कि जैसे सपोज करें मैंने एक त्रिभुज लिया, इस त्रिभुज में मैंने आपको भुजा ए बी सी 3 दे दिया, ये एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज का एरिया मैंने आपसे बोल दिया कि ए आ गया। क्या आ गया? त्रिभुज का एरिया ए आ गया। ठीक है, कोई अंक ए। फिर मैंने कहा आप एक न्यूनकोण त्रिभुज ले लें। अब इस न्यूनकोण त्रिभुज में आपके पास चॉइस है कि आप ए बी की जो लंबाई है वो कितनी भी बढ़ा सकते हैं और कितनी भी घटा सकते हैं। आप ये जो लंबवत दूरी है यानी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको भी कितना भी लंबा कर सकते हैं और कितना भी छोटा कर सकते हैं। यानी आपको जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो आपको याद है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो आपका 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई का मतलब क्या हो गया कि आप इसको कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा कर सकते हैं, इसको भी कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा कर सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल भी मैं अरेंज करके क्या ला सकता हूं, ए, और फिर मैं एक अधिक कोण त्रिभुज ले लेता हूं, वो भी एबीसी ले लेते हैं अपन, और इसका भी एरिया मैं एडजस्ट करके क्या ला सकता हूं, ए। और ऐसे समकोण त्रिभुजों में भी बहुत सारे समकोण त्रिभुज बना सकता हूं। इसका मतलब ऐसे बहुत सारे त्रिभुज होंगे जिनका एरिया मैं क्या बना पाऊंगा, ए बना पाऊंगा। इसका मतलब जो ये सारे त्रिभुजों का क्षेत्रफल बोल रहा है, तो सारे त्रिभुजों के क्षेत्रफल में ऐसे बहुत सारे त्रिभुज होंगे जिनका एरिया एक ही आएगा। ठीक है ना, जिनका एरिया समान आएगा, जिनका एरिया इक्वल आएगा। तो इसका मतलब हमारा मैनी टू वन फंक्शन हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा फलन एकाकी तो नहीं है परंतु क्या है, आच्छादक है। तो क्यों आच्छादक? क्यों? क्योंकि मैंने सारे अंकों के लिए एक एक तो सोच ही रखा है कि एक ट्रायंगल तो मैं बना ही लूंगा किसी भी पॉइंट पर। क्लियर है? बोलो। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो मेरा फलन होगा वो आच्छादक होगा परंतु एकाकी नहीं होगा। अच्छा, इस तरीके से हम अवकलन विधि द्वारा एकाकी और बहु एकाकी को जांच सकते हैं आराम से। अब देखिए एक प्रश्न जो आईआईटी जेईई में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है, यदि f ऑफ x एक एकाकी व आच्छादक फलन है, एकाकी व आच्छादक फलन है, तथा निम्नलिखित कथनों में से सिर्फ एक कथन सत्य है। ठीक है, कथन क्या है? आपको दिया गया है कि f ऑफ x का मान क्या नहीं है, f ऑफ x का मान b नहीं है। पहला स्टेटमेंट दे रखा है। सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है कि आपका f ऑफ x y का जो मान है वो b ही है। और आपको थर्ड स्टेटमेंट दे रखा है कि f ऑफ z का जो मान है वो आपका a नहीं है। इन तीन में से कोई एक ही कथन है जो सत्य है। ठीक है, और आपका जो फलन है वो परिभाषित किया गया है x, y, z यानी 3 अवयवों से, और 3 अवयवों के बीच में यानी a, b, c पर, और आपको y बराबर f ऑफ x दे रखा है। और आपसे पूछा जा रहा है तब
एफ ऑफ एक्स का मान ज्ञात करो, एक्स का मान ज्ञात करो। ये आपका क्वेश्चन आया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आपका एफ ऑफ एक्स क्या है? एकाकी भी है और आच्छादक फलन भी है, तथा निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन, सिर्फ एक कथन सत्य है और बाकी दो कथन जो है वो क्या है? गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट्स है। ठीक है, और आपको एफ ऑफ एक्स का मान ज्ञात करना है और आपको ये दे रखा है। अब इस सवाल को कैसे हल किया जाएगा? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और अपन इसमें केस बनाते हैं। देखो केस से करते हैं अपन। सबसे पहले मैंने लिया केस 1। केस 1 में मैंने आपसे बोला कि फर्स्ट ट्रू है, सिर्फ पहला स्टेटमेंट जो है, यानी ये वाला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अब अगर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, इसका मतलब आपने बोला कि एफ ऑफ एक्स का मान बी नहीं है, ये सत्य है। अगर एफ ऑफ एक्स का मान बी नहीं है, ये सत्य स्टेटमेंट है, तो एफ ऑफ एक्स का मान क्या हो सकता है? आप बोलोगे सर एफ ऑफ एक्स का मान या तो ए हो सकता है और एफ ऑफ एक्स का मान या तो सी हो सकता है। भाई बी नहीं है, ये सत्य स्टेटमेंट है, इसका मतलब या तो वो ए होगा या तो वो सी होगा। ठीक है, अब ये वाला स्टेटमेंट जो है वो कैसा है? ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है, असत्य है। इसका मतलब इसका सत्य स्टेटमेंट क्या होगा? इसका सत्य स्टेटमेंट आएगा कि एफ ऑफ एफ वाई का मान भी नहीं है। ये सत्य स्टेटमेंट बना इसका। अब अगर सत्य स्टेटमेंट आ गया तो आप इसको क्या बोलोगे कि साहब इसका मतलब एफ ऑफ वाई का मान जो होगा वो ए होगा या एफ ऑफ वाई का मान भी सी होगा। अभी देखो कंफ्यूजन आ गया कि एफ ऑफ एक्स ए और सी आ रहा है और एफ ऑफ वाई का मान भी ए और सी आ रहा है। अब तीसरे वाला स्टेटमेंट देखो, तीसरे वाले ने बोला कि ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स है। हमने केस 1 में सिर्फ किसको माना? हमने कहा कि पहला जो ये है ये सत्य है, बाकी दोनों गलत है। तो इसका मतलब इसका सत्य स्टेटमेंट क्या होगा? इसका सत्य स्टेटमेंट आएगा कि एफ जेड जो है वो निश्चित तौर पर ए है। अब अगर एफ जेड ए है और आपका फलन एकाकी और आच्छादक है, तो आपको एफ ऑफ वाई को ए से हटाना पड़ेगा और एफ ऑफ जेड को एक्स को भी ए से हटाना पड़ेगा। तो एफ ऑफ एक्स का मान क्या हो सकता है? सी। और उस केस में एफ ऑफ वाई का मान भी क्या होगा? सी। तो आपके इनपुट के लिए, दो अलग अलग इनपुट के लिए अगर एक आउटपुट आ रहा है तो यहां तो वो कैसा काम करेगा? मैनी वन की तरह काम करेगा। मगर आपने एकाकी बोला है, इसका मतलब ये केस रॉन्ग लिया हमने। अब हम चलते हैं केस 2 पर। केस 2 लेते हैं इसका। केस 2 लेंगे और उसमें मैंने बोला कि सेकंड स्टेटमेंट को ट्रू मान लो। अब आपकी सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, इसका मतलब आप मान रहे हैं कि एफ ऑफ वाई का वैल्यू क्या है? बी है। ये सत्य घटना है, ये आपका स्टेटमेंट सही है। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो उसको सही करेंगे तो आपका एफ ऑफ एक्स भी कितना आ रहा है? बी। भाई ये वाला स्टेटमेंट अब गलत माना हमने, फर्स्ट स्टेटमेंट। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट आप गलत मान रहे हो तो आपको बोलना पड़ेगा कि एफ ऑफ एक्स का मान ये बोल रहा है कि बी नहीं है और ये गलत स्टेटमेंट है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स का मान क्या होगा? बी ही होगा। लो साहब, एफ ऑफ वाई का मान भी बी आ गया और एफ ऑफ एक्स का मान भी बी आ गया। तो ये फिर से किस में जाने की कोशिश कर रहा है? मैनी टू वन में जाने की कोशिश कर रहा है। हटा दे इस केस को। थर्ड केस पर चलते हैं अपन। मैंने केस थर्ड लिया कि मेरा थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है। अब थर्ड स्टेटमेंट ट्रू कह रहा है कि एफ ऑफ जेड का मान ए नहीं है, यह सत्य है। तो अगर एफ ऑफ जेड का मान ए नहीं है तो आप बोलोगे कि सर एफ ऑफ जेड का मान या तो बी है या तो एफ ऑफ जेड का मान सी है। या तो एफ ऑफ जेड का मान कितना आ गया? बी, या आपका एफ ऑफ जेड का मान सी आएगा, हमें पता नहीं है। अच्छा, फिर उसने बोला पहला स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत है तो उसको सही करोगे तो आप बोलोगे कि एफ ऑफ एक्स का मान कितना आ रहा है? बी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको एफ जेड का जो ये मान है बी वाला, ये वाला हटा देना है। यहां तक की बात क्लियर? ये स्टेटमेंट बोल रहा है सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट आपसे क्या बोल रहा है कि आपके एफ ऑफ वाई का मान बी है, यही तो बोल रहा है। और हम बोल रहे हैं कि सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट हमारा जो है वो ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है। इसका मतलब इसका सही स्टेटमेंट जब आप बोलोगे तो आप सही स्टेटमेंट में बोलोगे कि एफ ऑफ वाई का मान बी नहीं हो सकता। इसका मतलब एफ ऑफ वाई का मान क्या होगा? या तो उसका मान ए होगा या उसका मान सी होगा। अब अगर ये ए है और ये सी है तो आप एफ ऑफ वाई बराबर ए देखें, एफ ऑफ जेड बराबर सी। आपने बोल दिया कि सर एफ ऑफ जेड की वैल्यू बी नहीं ले सकते, तो एफ ऑफ जेड का वैल्यू हमें क्या लेना पड़ेगा? सी। तो एफ ऑफ जेड अगर सी हो गया तो एफ ऑफ वाई का ये मान हट जाएगा, एफ ऑफ वाई का मान ए होगा। तो मेरे हिसाब से जो आया वो एफ ऑफ एक्स का मान आ रहा है बी, एफ ऑफ वाई का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है? ए, और एफ ऑफ जेड का मान जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? सी। और इस हिसाब से मुझे प्रश्न में क्या पूछा गया है? एफ ऑफ एक्स का मान ज्ञात करो। तो एफ ऑफ एक्स का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है? बी आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो रहा
वो एकाकी और आच्छादक फलनों के जो प्रश्न थे जो IIT जेईई में आ चुके हैं और उनके जो मेथड्स हैं सीखने के वो भी हमने सीखे। एकाकी फलन भी सीख लिया, आच्छादक भी सीख लिया और साथ ही साथ हमने अभी तक ग्राफ्स के बारे में भी काफी डिटेलिंग सीख ली है। ठीक है, हम अगली क्लास में अब प्रतिलोम फलनों के बारे में बात करेंगे और प्रतिलोम फलन कैसे निकाले जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे।